नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी दोस्तों हम साइंस के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको 150 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के उस प्रकार के प्रश्न करवाएंगे जो प्रश्न कई सालों से साथी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। वह छोटा से छोटा परीक्षा हो या बड़ा से बड़ा परीक्षा हो, सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दोस्तों आपके सामने आएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया उस परीक्षा का नाम और डेट भी याद रखिएगा लिखा हुआ है। और दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कवर हो जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थाई उत्तक है। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा कहता है एक साधारण अस्थाई उत्तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ मृदु उत्तक, जिसको पेरेनकाइमा कहा जाता है। उत्तक का अगर हम बात करते हैं तो कोशिकाओं के समूह को बोल सकते हैं आप उत्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में से कौन उत्तक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के भीतर की जगह को भरता है। कहता निम्न में से कौन उत्तक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के भीतर की जगह को भरता है। दोस्तों उसका क्या नाम है? उसका नाम है एरिओलर उत्तक। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एरिओलर उत्तक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता उत्तक के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। उत्तक के बारे में इनमें से कौन सा कहता सत्य नहीं है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी का, बहुकोशिकीय जीव में केवल एक उत्तक होना, यह दोस्तों सत्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है गलत मिलान को चिन्हित कीजिए। गलत मिलान को दोस्तों चुनना है आपको इस चार ऑप्शन में से। तो ऑप्शन सी गलत मिलान दिया गया है एरेनकाइमा स्थानिक प्रगाढ़न, यह दोस्तों गलत मिलान दिया गया है। विकल्प सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका डैश उत्तक वसा से भर जाता है। कौन उत्तक दोस्तों वसा से भर जाता है? तो वसीय उत्तक बोल सकते हैं, जिसे एडिपोज उत्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पशुओं में न पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। पशु में न पाए जाने वाला उत्तक का इस चार ऑप्शन में से दोस्तों नाम चुना है। बीजोत्तक उत्तक याद रखिएगा, पेड़ पौधा में पाए जाने वाला उत्तक है। यह पशु में साथी नहीं पाया जाता है। इस उत्तक को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कोशिकाओं की दीवारें पतली होती है और कोशिकाओं में बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं। कोशिकाएं जीवित है और वे भोजन संग्रहित करती है। ऊपर कथा उपरयुक्त उल्लेखित लक्षण किस पर लागू होते हैं? इस चार ऑप्शन में से यह किस पर लागू होते हैं? तो मृदु उत्तक बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तक हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मृदु उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्न में से गलत कथन पहचानिए। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से गलत कथन को आपको चुनना है। तो आप बोल सकते हैं उपकला उत्तक में अत्यधिक अंतर कोशिक जगह होता है। यह साथी कथन क्या है? गलत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है पोषवाह चार प्रकार की कोशिकाओं से बना है। डैश चांदनी नली, पोषवाह तंतु, पोषवाह मृदु उत्तक और डैश है। और दोस्तों एक क्या है तो बोल सकते हैं आप सहचर कोशिकाएं हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, सहचर कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है। दोस्तों इस चार उत्तक में से आपको सही उत्तर चुनना है। उपकला उत्तक बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है वृक्षिका डैश में पाए जाते हैं। यह
किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं तंत्रिकीय ऊतक में पाया जाता है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी दोस्तों अगर कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। यहाँ पर ऊतक पूछा जा रहा है तो तंत्रिकीय ऊतक हो जाएगा। कहता है जड़ और पररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है, उस ऊतक का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है आपको विभज्योतक ऊतक। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा विभज्योतक ऊतक मेरे भाई आप बोल सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित कहता है जल चालक ऊतक है। इस चार ऑप्शन में से क्या है दोस्तों? जल चालक ऊतक साथी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं? ट्रेकिड बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप बोल सकते हैं जो जो पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण का जो वहन करता है वह जैलम करता है। कौन करता साथी? जैलम। और जैलम मृत मृत ऊतक होता है। और फ्लोएम जो होता है मेरे भाई आप बोल सकते हैं फ्लोएम जो होता है यह पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन करता है। और यह क्या होता है? तो यह होता है आपको जीवित होता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सल की उपकला के साथ। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता पशु ऊतक को स्राव और अवशोषण में सहायता करता है। दोस्तों कौन करता है? आप बोल सकते हो उपकला ऊतक करता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी पर्यावरण में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी डैश से संबंधित है। तो हिस्टोलॉजी तो मेरे भाई है ना, यह आपको ऊतक से संबंधित है। किससे? ऊतक से बोल सकते हैं, यह संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कार्डियक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल डैश में मौजूद होता है। यह साथी किस में मौजूद होता है? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं इस चार ऑप्शन में से हृदय। और बोल सकते हैं मेरे दोस्त ECG जो है यह क्या है? यह हृदय से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए ना तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफ बोल सकते हैं हृदय। और दोस्तों लीवर बात करते हैं, इसी को यकृत कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर का। तो दोस्तों लीवर का अगर मेरे भाई आपसे अध्ययन पूछ लिया जाए ना तो आप बोलिएगा हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। अग्नाशय दोस्तों यह विस्तृत ग्रंथि होती है। मानव शरीर की दूसरी ग्रंथि होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? इस चार ऑप्शन में से कौन दोस्तों अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो आप बोल सकते हैं अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी में जो दिया गया है यही दोस्तों इसका विशेषता है। साथ ही यह SSC CGL प्री एग्जाम 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, सोच सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से हम सही उत्तर को अगर चुने तो डेंटिन होना चाहिए। ऑप्शन साथी डी सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कठोर भाग जो होता है बोल सकते हैं मानव शरीर का इनेमल होता है दोस्तों, यह दांत का भाग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लॉक कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न कहता है कौन सा कतः सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन जाना जाता है इस रूप में? तो चमगादड़ बोल सकते हैं, यह स्तनधारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कहता है एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? इस चार ऑप्शन में से कौन है मेरे भाई? दरियाई घोड़ा। पहला ऑप्शन जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इस चार ऑप्शन में से कौन होता है? तो कोकस होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन खंडित करने के पश्चात
उसे अवशोषित करता है। दोस्तों यह कौन जीव है? तो इस जीव का नाम है राइजोपस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजोपस हो जाएगा। अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं? कोष्ठकों की संख्या दो, इनमें से किसके हृदय में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है अस्काइलियोडोन्स में होता है। और बोल सकते हैं मछली में भी, मछली में भी दोस्तों हृदय पूछा जाए तो दुइये होता है। मानव में बोल सकते हैं चार गो हृदय होता है। मगरमच्छ में भी दोस्तों चार गो अपवाद माना जाता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रि कथा त्रिकोणिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाई जाती थी? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से अगर हम सही उत्तर का बात करते हैं तो हडबेनिया हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर मेरे दोस्त इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग है? यह किस जगत का भाग है? प्लांटी जगत का यह भाग हो जाता है। कवक का बात करते हैं तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस जीव के तीन हृदय होते? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको चुनना है। तो स्क्विड बोल सकते हैं, इसके तीन हृदय होते हैं। जैसे दोस्तों आप बोल सकते हैं मेढक का, अगर हम बात करते हैं ना मेढक का साथी, तो मेढक में बोल सकते हैं जो तीन गो हृदय होता है मेढक में। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है। इस चार ऑप्शन में से गर्म रक्त वाले पशु के युग्म आपसे पूछा जा रहा है, जो कौन है दोस्तों? तो एबीज और स्तनधारी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न में है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों प्रजातियां हो जाएगा। विकल्प सी सही है, प्रजातियां। अगला प्रश्न का था उस फैलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। इसका नाम आपको चुनने के लिए कहता है इकाइनोडर्मेटा। विकल्प डी इकाइनोडर्मेटा सही उत्तर मेरे दोस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्न में से किनमें एक कार्यांतरण नहीं होता है? इस चार ऑप्शन में से किसमें नहीं होता दोस्तों? तो मानव में नहीं होता है। चूहा कथा चार कक्ष में हृदय, मगरमच्छ डैश कक्ष में हृदय। तो दोस्तों मगरमच्छ का बात करते हैं तो इसमें भी चार हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्न में से किस पशु को एबीज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है? दोस्तों नहीं किया गया है पूछा जाता है तो चमगादड़ के अंतर्गत नहीं किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चमगादड़। अगला प्रश्न का था विषम को चिन्हित कीजिए। विषम वाला को आपको चुनने के लिए कहता है जेली फिश। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी है, यह विषम है। अतः रात्रिचर पक्षी का उदाहरण है। इस चार ऑप्शन में से कौन रात्रिचर पक्षी का मेरे दोस्त उदाहरण है? तो उल्लू। ऑप्शन ए सही है, उल्लू बोल सकते हैं। सही उत्तर मेरे दोस्त हो जाएगा उल्लू का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है क्योंकि इसमें हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं। इसका नाम आपको पता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका नाम आपको हो जाएगा साथी युगलिना। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा युगलिना इसमें सही उत्तर हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मीन राशि की श्रेणी में आता है? मीन राशि के श्रेणी में दोस्तों इनमें से कौन आता है दोस्तों? तो सही उत्तर आप बोल सकते हैं जो शार्क आता है। ऑप्शन सी सही है, शार्क। देखिए दोस्तों कौन एग्जाम में पूछा गया, बिहार एसआई 2017, बिहार एसआई साथी एग्जाम में यह पूछा गया। बिहार दरोगा एग्जाम बोल सकते हैं, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी? इसमें से स्वच्छ जल की मछलियां आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों रोहू है और कतला है। इसका मतलब ऑप्शन बी बोल सकते हैं, एक और दो दोनों स्वच्छ जल की मछलियां होती है। और दोस्तों बिहार एसआई मेंस में यह प्रश्न पूछा गया, याद रखें। पी का तो बातें छोड़िए, मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से मीठे पानी की मछली आपसे पूछा जा रहा है तो आप रोहू बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन इसके लिए क्या है? बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पता है मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? दोस्तों यह किस वर्ग से संबंधित है? यह इंसेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, इंसेक्ट से मेरे दोस्त यह संबंधित हो जाता है। हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? हाइड्रा में कौन से प्रकार का दोस्तों प्रजनन कहता है दिखता है? तो मुकुलन बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, मुकुलन। निम्न में से कौन कहता अपरदहारी है? इन चार ऑप्शन में से पूछा जा रहा है आपसे, तो आप ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए ना, केचुआ, जिसे किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र मेरे भाई, किसानों को कहा जाता है केचुआ को। केचुआ एडिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। कौन संघ के अंतर्गत? एडिलिडा संघ के अंतर्गत केचुआ आता है। अगला प्रश्न कहता है कतला मछलियां है। दोस्तों कतला मछलियां इनमें से कहता है तो भूतल फीडर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता टिड्डियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? यह कौन प्रजाति के अंतर्गत आता है? आर्थोप्टेरा के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है मोलस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइलम जैसा रेस्पी होता है जिसे कहा जाता है, इसको क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसको जो नाम दिया गया है ना, रेडुला नाम दिया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर बोल सकते हैं, रेडुला साथी इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था दोस्तों रजुकी संघ के जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके संबंध में कहता है कौन सा कथन जो है सही है? इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, यही कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? इसमें से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? ऑक्टोपस बोल सकते हैं। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, ऑक्टोपस बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कहता होमिनिड कुल से है? दोस्तों होमिनिड कुल से किसका संबंध है? मानव का है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से आर्थ्रोपोडा का उदाहरण बिच्छू हो जाता। साथ ही आर्थ्रोपोडा जो है ना, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह पूछा जाए ना, तो आप मोलस्का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि भी कहा जाता है? कौन संघ से संबंधित जीवों को दोस्तों कहता है चपटा कृमि के अंतर्गत रखा जाता है, उसको कहा जाता है तो पितृकृमि बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कहता किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों कौन है? युग्लिना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, युग्लिना। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मच्छर का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन मच्छर का कहता है एक प्रकार नहीं है? तो आप बोल सकते हैं लीबुलस, यह मच्छर का एक प्रकार मेरे साथी नहीं है, याद रखें, बाद बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है? मधुमक्खी की आंखें आपसे पूछा जा रहा है, जिसका आंख होता है 5 को, याद रखिएगा। और दोस्तों मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर बोल सकते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाता है। कहता कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? दोस्तों यह क्या होता है पता है आपको? यह होता है दोस्तों क्या होता है? पक्षी होता है दोस्तों। क्या होता है? पक्षी होता है। ऑप्शन सी। मेढकों में रूपांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह किसके द्वारा नियंत्रिथ होता है? दोस्तों थायरोक्सिन के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, थायरोक्सिन आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तर लॉक कीजिए। क्वेश्चन का था ऑक्टोपस डैश समुदाय का एक उदाहरण है। किसके अंतर्गत साथी ऑक्टोपस आता है? तो यह आता है मेरे दोस्त मोलस्का के अंतर्गत। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है और आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का पहला सबसे बड़ा समूह होता है। दोस्तों यह एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन का था लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो भोजन को चबाने में उनकी मदद करती है। इसका सही उत्तर साथी आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? गिरजड होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? दोस्तों कशेरुकी प्राणी इस चार ऑप्शन में से कहता है कौन नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर घोंघा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, घोंघा, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? जेलीफिश दोस्तों किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? तो समुदाय डीडिया बोल सकते हैं।
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है मोनेरा। ऑप्शन ए मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कथा निम्न में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र है? खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों पूछा गया इस 4 ऑप्शन में से। मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से पूछा गया है सांप, बोल सकते हैं। सांपों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं ब्राजील। ब्राजील साथी सांपों वाला देश कहलाता है। नाभिक की झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो डैश समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कौन समुदाय के अंतर्गत वह आता है? मोनेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है वर्गीकरण श्रेणियों के संदर्भ में शब्द मेमेलिया एक डैश है। मेमेलिया दोस्तों एक क्या है तो बोल सकते हैं वर्ग है। क्या है यह साथी? वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सफेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों सफेद चींटी का दूसरा नाम दीमक है। क्या है? दीमक है मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। कहता आप स्व नियमन के जीव की कथा संपत्ति और बाहरी वातावरण के भीतर एक स्थिर स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों जो परिवर्तन के लिए कहता है उत्तरदायी है, इसका सही उत्तर आप लॉक कीजिए। क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में से मेरे दोस्त सही उत्तर आपको क्या होगा? ऑप्शन सी होना चाहिए, सम स्थिति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डैश एक असंतृप्त जानवर है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंध पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से अगर हम सही उत्तर का बात करते हैं तब परवाल होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के फैलम कथा निडेरियन के अंतर्गत आता है? कौन इनमें से आता है इसके अंतर्गत? तो फरवाल आता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्पंज जानवरों के साम्राज्य के फैलम डैश से संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? आप दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं पोरीफेरा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पोरीफेरा हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इसे 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। दोस्तों यही ऑप्शन क्या है आपके लिए? इस 4 ऑप्शन में से गलत है। ऑप्शन बी दोस्तों बोल सकते हैं क्या है? गलत है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा स्पर्म व्हेल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, स्पर्म व्हेल बोल सकते हैं। मानव सदृश्य लघुतम कपी है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से गीबन है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? खूर दोस्तों इसमें से किस में नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में नहीं पाए जाते। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गीदड़ बोल सकते हैं आप, सही जवाब हो जाएगा। पता निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? दोस्तों कौन जीव का रक्त क्या होता है? सफेद होता है। तो आप बोल सकते हैं तिलचट्टा का। किसका मेरे दोस्त? तो तिलचट्टा का मेरे दोस्त आप सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर आप लॉक कीजिए दोस्तों। यह केमिस्ट्री के प्रश्न साथी आपके सामने है। प्रश्न कहता है मक्खन डैश का एक उदाहरण है। मक्खन साथी किसका एक उदाहरण है? तो यह है आपको पायस का। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, पायस का उदाहरण। अगला प्रश्न, इन जलीय विलयन में कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव दोस्तों कहता है इन 4 ऑप्शन में से कौन प्रदर्शित करेगा? तो आप बोल सकते हैं दूध। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दूध दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न कहता डैश जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? अवसादन। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है, अवसादन आप बोल सकते हैं। कहता है वर्षा एक तरल डैश है। दोस्तों वर्षा एक तरल डैश है, अवक्षेपण है। ऑप्शन सी मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन तथा विलय के बारे में सही नहीं है। दोस्तों सही नहीं है पूछा गया है तो विलय के कण तल में बैठ जाते हैं जब विलयन को अवांछित रखा जाता है। दोस्तों यह आपको सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है डैश दो या दो से अधिक घटकों से के सजातीय मिश्रण है। कहता कौन दोस्तों दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। इसका सही जवाब होना चाहिए विलियन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिलियन साथ ही सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन मिलान इन चार ऑप्शन में से सही नहीं है। तब पाश्चुरीकरण चय दोस्तों यह सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। इनमें से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो आयतन मेरे भाई नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न कहता है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। उपयोगी दोस्तों कहता है नहीं है पूछा जा रहा है तो आसवन बोल सकते हैं। कौन ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, इसके लिए आप बोल सकते हो ऑप्शन ए क्या है सही है इसके लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। किसका दोस्तों उपयोग किया जा सकता है तो बोल सकते हैं स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग पानी में कुल घुलित ठोस पदार्थों को कम करने के लिए किया जा सकता है। किसका प्रयोग इनमें से किया जा सकता है। आप बोल सकते हैं दोस्तों आयतन एक्सचेंज, और कहता है ऑप्शन दूसरा में दिया गया आसवन और तीसरा में दिया गया कार्डिंग दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर आप क्या लॉक कीजिएगा। इसका सही उत्तर साथी आपको लॉक करना है जो सी, एक और दो दोनों आयतन एक्सचेंज और आसवन, यह दोनों साथी इसके लिए क्या है सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है। दोस्तों बोल सकते हैं कर्षण, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कर्षण दिखाती है। बच्चे खेलते समय कता कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। इसका दोस्तों कारण क्या है तो बोल सकते हैं घर्षण घटाने के लिए। पहला ऑप्शन सही है। किस लिए छिड़ता है साथी तो घर्षण घटाने के लिए छिड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देती है। उस नियम का नाम है दोस्तों गति का दूसरा नियम। ऑप्शन डी सही है, गति का दूसरा नियम आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है डैश बल के परास का घातांक 10 पर घात -16 होता है। किसका दोस्तों होता है सही उत्तर हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा कहता है विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल का नियम। क्या हो जाएगा पास्कल का नियम दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। जड़त्व किसके समानुपातिक है। दोस्तों जड़त्व जो होता है आप बोल सकते हैं यह द्रव्यमान के समानुपातिक है। द्रव्यमान की, किसके द्रव्यमान की, याद रखिए। कहता डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बल। क्या हो जाएगा बल। बल होता है आपको सदिश राशि, याद रखिएगा। बल का मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है। इस चार ऑप्शन में से कौन है दोस्तों तो इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से कहता पूर्ण प्राप्ति योग्य है। यही सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उस पर लगने जाने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का डैश होता है। तो क्या होता है दोस्तों तो यह होता है अंतर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, घर्षण कथा सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा लागू बलों का कथा डैश करता है। तो दोस्तों यह क्या करता है तो विरोध करता है। क्या करता है
विरोध करता घर्षण गति, याद रख सकते हैं। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण बल के संबंध में कहता है इनमें से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है तो आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। जो घर्षण गति का विरोध करता है यही सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण गति का क्या करता है? विरोध करता है। कहता है विसर्पी घर्षण डैश होता है। दोस्तों यह क्या होता है? यह होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अतः वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे कहलाता है। यह क्या कहलाता है? यह पलायन वेग कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यह दोस्तों पलायन वेग, याद रखिएगा, कहलाता है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कहता है जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के विरोध को डैश के नाम से जाना जाता है। इसके गति के विरोध को जो जाना जाता है ना, किसके नाम से दोस्तों? तो लुढ़कन यानी रोलिंग घर्षण बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि वह साथी बोल सकते हैं आप जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती कथन है। दोस्तों यह कथन आप बोल सकते हैं जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? कौन नियम साथी इसमें शामिल होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या है दोस्तों? 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है यदि किसी पाइप का क्रॉस कहता सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव प्रवाह की गति, तो दोस्तों द्रव प्रवाह की गति आपसे अगर पूछा जाए तो घटेगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, घटेगी। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण किसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो वेग बोल सकते हैं। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, वेग हो जाएगा। सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। दोस्तों यह कौन गति का उदाहरण है? तो सरल रैखिक गति का उदाहरण मेरे दोस्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान कहता है परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? आप बोल सकते हैं दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, यही सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों सही नहीं है। अगला प्रश्न कहता आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसको आप क्या नाम दीजिएगा? तो इसको नाम दिया जाएगा विस्थापन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। चाल दूरी समय का संबंध सही संबंध है। चाल दूरी और समय का सही संबंध है दोस्तों। इसका सही जवाब होना चाहिए डी बराबर वी टी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? दोस्तों यह गेंद गिरेगा यात्री के हाथों में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यात्री के हाथों में गिरेगा। कहता है यदि एक गेंद भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन से लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? दोस्तों इसका वेग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका वेग। कहता है काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए। विकल्प सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता है उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडल दाब डैश है। दोस्तों क्या है वायुमंडल दाब? सही उत्तर दोस्तों आप बोल सकते हैं घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह दोस्तों बोल सकते हैं नींद की स्थिति में लेटता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जब वह नींद की स्थिति में लेटता है।
इस स्थिति में आप बोल सकते हैं इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। यह जो परिभाषित करता है दाब को, किसको करता है, दाब को मेरे दोस्त आप बोल सकते हैं दाब को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। क्वेश्चन कहता है यदि वायुमंडलीय दाब के बारे कहता दाब पारे के 76 सेमी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा, तो पानी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। इनमें से कौन समीकरण दोस्तों फिजिक्स में कहता है जो प्रेशर यानी दाब को दर्शाता है, तो उस समीकरण का नाम है जो बोल सकते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बी ऑप्शन सही है, बल बटा क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अतः बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का जो इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है यह वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव्य प्रनोद को कथा किससे विभाजित करते हैं। आप किससे विभाजित कीजिएगा। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होना चाहिए क्षेत्रफल। ऑप्शन बी क्षेत्रफल में दोस्तों विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथा सामान्य वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। इस पर बर्फ का गलनांक आपसे पूछा जा रहा है तो 273.16 केल्विन दोस्तों बोल सकते हैं जो इसका गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। उस प्रक्रिया का नाम आपसे पूछा गया है तो केशिकात्व से दोस्तों केशिकात्व प्रक्रिया हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा। एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाले बल है, उस बल का नाम क्या है, तो उस बल का नाम है दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण बल और गुरुत्व के कारण बल। ऑप्शन सी बोल सकते हैं, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। कहता जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो कहता दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में कहता प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। उस नियम को दोस्तों आपको पहचानने के लिए कहता है तो यह हो जाएगा आपको पास्कल का नियम होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल का नियम दोस्तों आप बोल सकते हैं सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का था तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। उस बल का क्या नाम है, तो उस बल का नाम है उत्प्लावक बल। दोस्तों आर्किमिडीज के द्वारा खोज किया गया था इस नियम का। तथा समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है, तो दोस्तों इसका कारण जो होता है ना अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है किसी तरल माध्यम यानी गैस या द्रव होना चाहिए में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों नियम में पूछ दिया गया है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का था लेक्टोमीटर यानी दूध के नमूने की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है लेक्टोमीटर का। कहता और हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। डैश सिद्धांत पर आधारित है। सही दोस्तों सुनिए तो कहता लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मेरे दोस्त यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा। तब साथी क्या होगा पता है दोस्तों, इसका सही उत्तर होना चाहिए अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध अनुसार दोस्तों आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब होना चाहिए ई बराबर mc² होता है। कुछ नहीं में से कुछ का कथा सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। दोस्तों यह कौन नियम के विरुद्ध है, तो यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण
के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों इनमें से किसको इस्तेमाल किया जा सकता है? सही उत्तर साथी चुनिए आप। कहता है दोस्तों ऑप्शन डी लगाइए, 1 2 3 4। संपीडन वायु, स्पीड स्प्रिंग बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं बैटरी साथी बोल सकते हैं, और संधारित्र बोल सकते हैं। सभी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? उस ऊर्जा का नाम साथी आपसे पूछा जा रहा है। आप सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, ऑप्शन ए। कहता है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? दोस्तों गतिज ऊर्जा का समीकरण इनमें से कौन सा है बताइए। तो ई के बराबर हाफ mv²। यह दोस्तों गतिज ऊर्जा का समीकरण है, जो बोल सकते हैं जो के ई बराबर हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा पूछता आपसे तो पी बराबर mgh बोलते हैं। देखिए दोस्तों कौन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। बोले तो दोस्तों बड़ा से बड़ा एग्जाम लीजिए या छोटा से छोटा एग्जाम लीजिए, सभी के प्रश्न हम आपको PYQ करवाते हैं। और इससे साथ ही दो तरह का फायदा आपको हो रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो। एगो तो दोस्तों आपको PYQ प्रश्न आपको कंप्लीट हो रहे हैं, और दोस्तों याद रखिएगा चैप्टर बाय चैप्टर हो रहे हैं। कहता है ऊर्जा और साहित्य के बीच संबंध किसने स्थापित किया था? इसके बीच जो संबंध स्थापित किया था आइंस्टीन ने किया था। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? दोस्तों कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, शक्ति कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर चुनना है आपको। बांध के पीछे स्थित पानी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मेरे साथ ही निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलता है? भूतापीय ऊर्जा बोल सकते हैं दोस्तों, यह समुद्र से नहीं मिलता है। भूतापीय ऊर्जा भूमि के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बोल सकते हैं भूतापीय ऊर्जा। कहता एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लंबाई कहता लगाई गई शक्ति बल तथा डैश के गुणनफल के बराबर है। दोस्तों यह जो बराबर होता है वेग के बराबर होता है। किसके बराबर? वेग के बराबर बोल सकते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको क्या नाम दिया गया? भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यही तो दोस्तों हम भी बताए। कहता बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? दोस्तों यह क्या दर्शाया जाता है? तो कार्य दर्शाया जाता है। कार्य अदिश राशि होता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? जूल होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक भी जूल। क्वेश्चन का था यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है। दोस्तों यह किसका किसका योग है? तो गतिज ऊर्जा बोल सकते, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन उदाहरण, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है यह उदाहरण है दोस्तों द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक है। इसका सही जवाब बोल सकते हैं आप दोस्तों, सही उत्तर बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? यांत्रिक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों एक सरल लोलक 40 दोलन को पूरा करने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है। लोलक की समय अवधि क्या है? लोलक की समय अवधि पूछा जा रहा है, तो हाफ सेकंड बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवृत्ति गति के रूप में जानी जाती है? किसका गति इनमें से जाना जाता है? तो लोलक का गति जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उस डैश कहता दोहराती है उसे डैश गति कहा जाता है। उसको कौन गति कहा जाता है? तो आवधिक गति साथी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है। यह दोस्तों किस पर निर्भर करता है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप बोल सकते हैं लोलक की लंबाई पर, ऑप्शन ए लोलक की लंबाई पर यह क्या करता है? निर्भर करता है। अगला प्रश्न कहता C100 में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? इसमें कौन मशीन का उपयोग किया जाता है? उत्तोलक का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहता क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? इनमें से कौन दोस्तों उदाहरण है? व्हील बैरो उदाहरण है, ऑप्शन ए।